ग्रीनलैंड पर ट्रंप लगातार बयान क्यों दे रहे हैं, इसे आप 2 पॉइंट्स में समझिए। पहला, अमेरिका के मुताबिक इस इलाके में रशिया और चीन लगातार मजबूत हो रहे हैं और जैसा मैंने आपको कहा, अमेरिका चाहता है कि रशिया और चीन यहां से दूर रहें और यह सब तब हो पाएगा जब इनसे पहले अमेरिका वहां पर पहुंच जाए और इस पर कब्जा कर ले। और दूसरा, ट्रंप ने कहा है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा होना साइकोलॉजिकली यानी मानसिक रूप से उनके लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। यानी ग्रीनलैंड पर कब्जे को ट्रंप अपनी छवि से भी जोड़कर देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि जब मैं ग्रीनलैंड पर कब्जा करूंगा तो पूरी दुनिया में अमेरिका की जो शक्ति है लोग उसे सलाम करेंगे, अमेरिका को एक सुपर पावर की तरह स्वीकार करेंगे और उन्हें भी अमेरिका के सबसे सफल राष्ट्रपति के तौर पर उनकी जो छवि है वो मजबूत होगी। इसलिए ग्रीनलैंड पर उनकी नजर टिक गई है। कुछ समय पहले आपको याद होगा वो नोबेल पीस प्राइज चाहते थे, उनकी सारी जो सुई थी वो नोबेल शांति पुरस्कार पर अटक गई थी और वो बड़ी शिद्दत से ये चाहते थे कि उन्हें ये पुरस्कार मिल जाए। लेकिन जब ये नहीं मिला तो अब उनकी जो दूसरी इच्छा है जिसे वो हर कीमत पर पूरा करना चाहते हैं वो ये कि चलो नोबेल पुरस्कार तो नहीं मिला लेकिन अब ग्रीनलैंड तो मैं लेकर छोड़ूंगा। राष्ट्रपति ट्रंप जिस ग्रीनलैंड के लिए डेनमार्क के साथ संघर्ष करना चाहते हैं, उससे लड़ाई कर रहे हैं, वो अमेरिका का सबसे करीबी और भरोसेमंद सहयोगी रहा है, उनका दोस्त है। इराक से लेकर अफगानिस्तान तक हर बड़े युद्ध में डेनमार्क की सेना ने अमेरिका का साथ दिया है। यहां तक कि डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में अमेरिका को अपना मिलिट्री बेस बनाने और हथियारों को तैनात करने की भी छूट दी। यानी डेनमार्क अमेरिका का पक्का दोस्त रहा है। लेकिन अब ट्रंप की धमकी का मतलब यह है कि डेनमार्क सहित अमेरिका के हर सहयोगी देश और हर दोस्त के लिए यह एक चेतावनी है। अमेरिका के मशहूर पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने एक बार कहा था, इट मे बी डेंजरस टू बी अमेरिकाज एनिमी बट टू बी अमेरिकाज फ्रेंड इज फेटल। इसका मतलब है कि अमेरिका का दुश्मन होना तो खतरनाक हो ही सकता है, लेकिन अमेरिका का दोस्त बनना उससे भी ज्यादा घातक है। इसलिए अमेरिका से ना दोस्ती अच्छी और ना दुश्मनी अच्छी, ये इसका विश्लेषण बनता है। अब यूरोप के देशों का नेटो पर भरोसा भी खत्म हो सकता है और अमेरिका के साथी देश एक दूसरे से सवाल पूछेंगे कि अगर डेनमार्क सुरक्षित नहीं है तो फिर उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन देगा। हो सकता है कि अब ये देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर रहने के बदले अपनी मिलिट्री पावर को और बढ़ाएं या फिर नए दोस्त और नए विकल्पों को ढूंढें। आज यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष ने कहा है कि ये यूरोप के लिए आत्मनिर्भर बनने का बिल्कुल सही मौका है। That geopolitical shocks can and must serve as an opportunity for Europe. And in my view, the seismic change we are going through today is an opportunity, in fact, a necessity to build a new form of European independence. कल भी हमने आपको कहा था कि यूरोप ने असल में अपने आप को बहुत कमजोर कर लिया है। यूरोप अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा की सारी ज़रूरतों को आउटसोर्स कर चुका है रशिया जैसे देशों को। उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी बहुत कमज़ोर है, उसके लिए चीन जैसे देशों को आउटसोर्स कर चुका है। और अपनी जो सुरक्षा है उसे वो नेटो या फिर अमेरिका को आउटसोर्स कर चुका है। यानी उसके अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। और ये सही वक्त है, जैसा कि उन्होंने कहा, कि अब यूरोपीय देशों को, ईयू को अब आत्मनिर्भर होना पड़ेगा ताकि ये सारे देश उन्हें धमका न सके। राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अगर अमेरिका को ग्रीनलैंड नहीं मिला तो वो यूरोप के 8 देशों पर 1 फरवरी से 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे और फिर 1 जून से इसे बढ़ाकर 25% कर देंगे। यानी उतना ही कर देंगे जितना उन्होंने भारत पर एक्स्ट्रा 25% किया हुआ है रशिया से तेल खरीदने के लिए। तो सोचिए, ट्रंप के लिए भारत और यूरोप के जो देश हैं, नेटो के जो सदस्य हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। भारत अमेरिका से तेल खरीद रहा है, इसलिए 25% टैरिफ, और यही टैरिफ अब वो यूरोप पर लगाने वाले हैं। इस धमकी के बाद ईयू की अध्यक्ष ने स्विट्जरलैंड के डावोस में आज कहा कि वो अगले हफ्ते भारत के साथ एक ऐतिहासिक ट्रेड डील करने वाली है और इसे वो मदर ऑफ ऑल डील्स यानी सबसे बड़ी डील कह रही है। Right after Davos, the next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother
of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. ये भारत इसलिए आने वाली है क्योंकि गणतंत्र दिवस पर जो ईयू की जो चीफ हैं वो विशेष मेहमान रहेंगी और असल में भारत और यूरोपीय देश, यूरोपीय यूनियन दोनों ही अमेरिका से परेशान हैं और अब ये सोचेंगे कि हम आपस में मिलकर एक दूसरे के बाज़ारों को एक साथ मिला लेते हैं, आपस में मिलकर व्यापार करते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, जिससे अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ से हम लड़ सकें। इस समय भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए के लिए बातचीत बिल्कुल फाइनल राउंड में है और इस एफटीए पर हस्ताक्षर होने के बाद भारत की फार्मा इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, स्टील और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर्स को बहुत फायदा हो सकता है। इस समय भारत और ईयू के बीच करीब 12,15,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता है और यूरोपियन यूनियन में वहां के 27 देश शामिल हैं। पिछले साल भारत ने ब्रिटेन और ओमान के साथ भी एक ऐसा ही एफटीए किया था और अब तक भारत 13 देशों और रीजनल ब्लॉक्स यानी क्षेत्रीय गुटों के साथ इस प्रकार का एफटीए कर चुका है। और अगर अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करनी है तो भारत को ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ इस प्रकार के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने पड़ेंगे ताकि ये देश भारत के बाज़ारों का इस्तेमाल कर सकें और भारत को अमेरिका के अलावा भारत में जो वस्तुएं बनी हैं उन्हें नए बाज़ार अब मिलते चलें और इसीलिए भारत अमेरिका को छोड़कर अब दूसरे नए बाज़ारों की तलाश में है। जो सामान हमारा अब अमेरिका में नहीं बेचा जा रहा है या बहुत महंगा हो गया है, अब उस सामान को भारत दूसरे बाज़ारों में, दूसरे देशों में बेचना चाहता है और वो भी ऐसे उसमें जहां पर कम से कम टैक्स लगे। और ईयू अब यानी ये जो ईयू के 27 देश हैं अब अपना बाजार भारत के लिए खोलने के लिए तैयार हैं।